नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 19 सितंबर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के बीच आपसी लड़ाई हुई शुरू। बम धमाके में कई सहयोगियों को उड़ा दिया है तालिबान ने। जी दरअसल अफगानिस्तान में आईएसआई और तालिबान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। भारतीय तालिबान से लड़ने वालों को देगा समर्थन। जी हाँ, दिवंगत अफगान कमांडर शाह मसूद की भतीजी का बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। भारत विद्रोहियों को सपोर्ट करेगा, तालिबान विद्रोहियों को। तीसरी बड़ी अपडेट, दोस्तों एयरफोर्स की बेड़े में शामिल होने जा रहा 24 और मिराज 2000 पाकिस्तान में घुसकर किया था हमला। इसकी खासियत और खतरनाक, इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दोस्तों अग्नि मिसाइल से डरे चाइना ने यूएन से लगाई दी है गुहार। जी हाँ, आखिर यूएन में क्या कुछ कहा है शी जिनपिंग, उसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच राजस्थान को लेकर बड़ी खबर आई है। अमेरिकी अदालत ने H1B वीज़ा पर भी भारत को बड़ा तोहफा दिया है। भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत दे दी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्यों भिड़ गए हैं वो भी बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में तालिबान के बीच आपसी लड़ाई। बम धमाके में अपने कई साथियों को ही उड़ा लिया है। आईएसआई और तालिबान आमने सामने हुए हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आज सुबह कई सिलसिलेवार कल सुबह धमाके हुए। तालिबान अधिकारियों सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत की राजधानी में हुए विस्फोट में तालिबान के वाहनों को निशाना बनाया गया था। नांगरहार में स्थानीय अधिकारियों ने टोलो न्यूज़ को बताया था, सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ जब एक तालिबान रेंजर ने इसे हटा रहा था। और अब पता चला है कि ये बम धमाके तालिबान के आतंकियों ने ही एक दूसरे को मारने के लिए किए थे। आपसी लड़ाई में कई बम दागे हैं। तो दोस्तों, इसमें कई तालिबानियों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से अंदरूनी तालिबानी गुट लड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ तालिबानियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये हमला आईएस वाले क्षेत्रों में हुआ, यानी आप वहाँ पे आईएस के लड़ाके बड़े पैमाने पे मौजूद हैं। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इस बात की जानकारी पेंटागन ने दी है। दरअसल आपको बता दें, शुक्रवार को पेंटागन ने पिछले महीने अफगानिस्तान में कई नागरिकों की जान लेने वाले ड्रोन हमले के मामले में जहाँ एक तरफ अपने गलती मानी, तो वहीं शाम होते होते बड़ा हमला हो गया है। तो दोस्तों, इस आईईडी हमले को लेकर चर्चा फिर से अफगानिस्तान में हो चुकी है। हालांकि ये चर्चा इस बार इसलिए दब गई है क्योंकि यहाँ पर अपनों ने ही इस पर बड़ा हमला किया है। अगले अपडेट लेते तो दोस्तों, बड़ी खबर, भारत तालिबान से लड़ने वालों को देगा समर्थन। अफगान कमांडर शाह मसूद की भतीजी का स्टेटमेंट आया है। अफगानिस्तान एक प्रमुख महिला कार्यकर्ता और लेखिका अमीना जिया मसूद ने भारत को अफगानिस्तान का सदाबहार दोस्त बताते हुए उम्मीद जताई है कि युद्धग्रस्त देश में तालिबान से लड़ने वालों का समर्थन देगा। दरअसल बयान समाचार चैनल को दिए एक इंटरव्यू में दिवंगत शक्तिशाली सैन्य कमांडर अहमद शाह मसूद की भतीजी अमीना ने कहा है कि भारत से अपने रिश्ते के लिए बहुत आभारी है। उल्लेखनीय है कि तालिबान के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिरोध का नेतृत्व करने वाले शाह मसूद को आज भी पंशीर का शेर कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि आज जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था तो मेरा परिवार काबुल में था और हम पहली उड़ान से नई दिल्ली में आ गए थे। इसलिए मैंने अपने बचपन के 2 साल नई दिल्ली में बिताए हैं और इसलिए हम मानते हैं कि भारत हमारा समर्थन करेगा। ये बड़ी खबर है। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बड़ी अपडेट है। और इस अपडेट में कहीं ना कहीं भारत आने वाले समय में क्या वाकई में विचार करेगा मदद करने को लेकर, क्योंकि मदद बढ़ाने को लेकर ये चीज़ें हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होंगे 24 मिराज 2000। जी हाँ, पाकिस्तान में घुसकर किया था हमला, बड़ा है खतरनाक। भारतीय वायुसेना आईएफ के बेड़े में जल्द ही पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों में मिलकर धूल में मिलाने वाले मिराज 2000 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इंडियन एयरफोर्स चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के अपने पुराने बेड़े को मजबूत करने और 2 मौजूदा स्क्वाड्रनों की सुरक्षित भागों को बेहतर स्थिति में लाने के प्रयास में 24 सेकेंड हैंड मिराज यानी 2000 लड़ाकू विमानों का सौदा किया है। इस विमान को उसी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है जिसने भारत के लिए राफेल लड़ाकू विमान बनाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएएफ ने लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए 27 मिलियन
यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 24 लड़ाकू विमानों से 8 उड़ने के लिए तैयारी स्थिति में हैं। जानकारी के मुताबिक इस विमान सौदे में एक लड़ाकू विमान की कीमत लगभग 1.125 मिलियन यूरो यानी लगभग 10 करोड़ रुपए है। ये विमान जल्द ही कंटेनरों में भारत भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस मिराज फाइटर जेट लगभग 24 फाइटर जेट शामिल होंगे और ये कहीं ना कहीं अपने आप में पाकिस्तान के फिर से घाव जख्म को ताज़ा करेंगे। अगली अपडेट, पाकिस्तान चीन के नए परमाणु समझौते से बढ़ेगी हथियारों की दौड़, भारत की चिंताएं और बढ़ी। पाकिस्तान और चाइना के नए परमाणु समझौते से दुनिया में हथियारों की दौड़ के साथ ही संघर्ष की आशंका भी बढ़ेगी। ये समझौता भारत के लिए चिंता और चुनौतियां पैदा कर सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल में फेबियन वासर्ट ने अपने लेख में कहा है कि एक तरफ खतरनाक समझौता है तो दूसरी तरफ इस साल 8 सितंबर को पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन और चीन के झांगवांग इंजीनियर कॉरपोरेशन ने परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते की रूपरेखा 20 अगस्त को हुई है, एक उच्च स्तरीय बैठक में बनाई गई है। यह समझौता 10 साल के लिए वैध होगा और इस समझौते के तहत परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, यूरेनियम का खनन और संवर्धन, परमाणु ईंधन की आपूर्ति और अनुसंधान रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी। तो ये एक तरीके से इस पर भारत की भी पैनी नज़र है और दुनिया भर के देशों नज़र है। अगली अपडेट, तो दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल, जी हम आपको 2 दिन से बता रहे हैं इसके बारे में आखिर क्या वजह है जो आज भी इस खबर को कवर कर रहे हैं। दरअसल चाइना अब यूएन से गुहार लगा रहा कि कैसे भारत की अग्नि 5 जो मिसाइल है उसको कैसे रोका जाए। भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की आहट से चाइना के होश उड़ गए हैं। चीन को पता है कि यदि भारत अग्नि 5 का टेस्ट करने में सफल होता है तो उसके कई शहर मिसाइल की जद में आएंगे, इसलिए वो मिसाइल के परीक्षण के पहले दबाव बनाने की रणनीति के तहत भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नियम याद दिला रहा है। बीजिंग ने कहा है कि दक्षिणी एशिया के सभी देशों के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। भारत को यूएन एक तरीके से यूएन की नीति और नीयत को बताया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1172 भारत को याद करना चाहिए जो 1988 में संबोधित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान इस तरीके की खतरनाक मिसाइल का परीक्षण नहीं करेंगे। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों अमेरिका अदालत ने H1B वीज़ा पर ट्रम्प काल के प्रस्ताव को किया रद्द, भारतीय पेशेवर को मिलेगी बड़ी राहत। अमेरिका की संघीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के H1 वीज़ा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने अपने प्रस्ताव में लॉटरी सिस्टम को खत्म कर वेतन स्तर आधारित चयन प्रक्रिया को लागू करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव के रद्द होने से भारतीय पेशेवरों को बहुत राहत मिलेगी। कैलिफोर्निया की उत्तरी जेल की अदालत ने ट्रंप के प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उस समय कार्यवाहक होमलैंड सिक्योरिटी सहित चार्ड वुल्फ कानूनी रूप से अपने पद पर कार्यरत नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें हम चलते हैं अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको पाकिस्तान की फिर से हुई फजीयत, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी रद्द करेगी पाकिस्तान का दौरा। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के दौरे से न्यूजीलैंड के हटने के बाद इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान का दौरा रद्द कर सकती है। इंग्लैंड की टीम का दौर यहां अगले महीने होने वाला था, लेकिन अब इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थितियों पर फिर से जायज़ा लेगा और इसके बाद अपनी टीम पाकिस्तान भेजने का फैसला करेगा। इंग्लैंड ने शुक्रवार शाम को कहा है कि वो पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेगा और अगले 24 से 48 घंटे में अपनी टीम भेजने या पाकिस्तान का दौरा रद्द करने पर विचार करेगा। इंग्लैंड की टीम 2005 के बाद पहली बार पाकिस्तान का दौरा करने वाली थी और इस दौरे में उन्होंने रावलपिंडी में लगभग 2 T20 मैच खेलने थे, लेकिन यहाँ पर वो भी रद्द हो गया है। तो दोस्तों आतंक बढ़ चुका है पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये चीज़ें जान भी चुकी हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। अगले अपडेट, यूएन महासचिव ने कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया SDG एडवोकेट। नोबेल विजेता हैं सत्यार्थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने 76वीं महासभा की शुरुआत से पहले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है। UNO की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारियां भी दी गई हैं। दरअसल UNO के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है कि कैलाश सत्यार्थी के साथ STIM वेल्टेना ने एक तरीके से उनको नियुक्त किया गया है
और एडवोकेट के तौर पर ये हम चलते हैं अगले अपडेट। अफगानिस्तान के मसले पर रूस ने फिर से साधा अमेरिका पर निशाना। पुतिन बोले जल्दबाजी में नहीं बल्कि बचकर भागे अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान में बीते 2 दशक से जारी जंग को खत्म करने के लिए इस साल अमेरिकी सरकार ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इस निकासी के लिए महीनों पहले से तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद इसके रूस का मानना है कि अमेरिका जिस तरीके से देश में बाहर निकला वो जल्दबाजी से कराई गई निकासी कम और बचकर भागना अधिक लगता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा है कि उनके मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान से बचकर भागा है। पुतिन और चीन और भारत समेत 8 देशों के समूह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन अभी जिस चीज का सामना कर रहा है वो अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव से संबंधित गंभीर जोखिम है। तो ये रशिया ने अमेरिका पर निशाना साधा। अगले अपडेट, सिद्धू का पाकिस्तान से है संबंध। जी हाँ, बन सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। सीएम बनाया तो करूंगा विरोध, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले उनका ये कदम पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाला है। हालांकि विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का कोई फैसला नहीं हुआ है। वही माना जा रहा है कि कांग्रेस अब पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बना सकती है, लेकिन सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा लगाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठान ली है और वो किसी भी हालत में सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते। वो इस बीच उन्होंने सिद्धू के विरोध में अपना पहला दांव चल दिया है। सिद्धू को सीएम बनाए जाने की चर्चाओं के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें एक अक्षम व्यक्ति करार दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अक्षम आदमी है और वो डिजास्टर साबित होगा। मैं अगले सीएम चेहरे के लिए उनके नाम का विरोध करूंगा और उनका संबंध पाकिस्तान से है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो दोस्तों कैप्टन का ये बड़ा खुलासा हुआ है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों मंदिर निर्माण के लिए आया 115 देशों का जल और 77 देशों से आना बाकी। राजनाथ सिंह बोले इससे करेंगे अपने रामलला का अभिषेक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 7 महाद्वीपों के 115 देशों से जल लाने का विचार अनूठा है और यह वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को झलकाता है। सिंह ने अकबर रोड स्थित अपने दूतावास पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय तथा डेनमार्क, फिजी तथा नाइजीरिया समेत अनेक देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों की मौजूदगी में 115 देशों की नदियां, झरनों और समुद्रों का जल प्राप्त किया। भाजपा नेता और दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक विजय जाली की अगुवाई में एनजीओ दिल्ली स्टडी सर्किल ने जल एकत्रित किया। जाली के प्रयासों की सराहना करते हुए सिंह ने कहा है कि दुनिया के सभी देशों से जल लाने से भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच झलकती है। 115 देशों से जल लाना एक उत्कृष्ट कार्य है। मुझे आशा है कि मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले बाकी 77 देशों में भी जल लाया जाएगा। अगले अपडेट लेते हैं। राकेश टिकैत बगैर ठगे नहीं करते कोई काम। कांग्रेसी फंडिंग से चल रहे आंदोलन में लोग पा रहे हैं शराब और काजू बादाम। बीक्यू भानु के नेता ने लगाया बड़ा आरोप। पिछले साल दिसंबर के महीने में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अपने संगठन के किसान आंदोलन से अलग कर दिया था। आंदोलन से अलग होने के बाद से ही वे दिल्ली के सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन और किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए रह गए। एक बार फिर उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राकेश टिकैत बगैर ठगे कोई काम नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की फंडिंग से चल रहे हैं और इस आंदोलन में लोग शराब पी रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं। समाचार चैनल एएनआई से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत ये बड़े पैमाने पर फंडिंग विदेशों से हो रही है। तो ये दोस्तों टिकैत की पोल खुल चुकी है। अगले अपडेट, राजस्थान बीजेपी विधायक ने उठाया जमीन जिहाद का मामला। कहा पड़ोसी वन हिंदुओं से झगड़ते हैं मुसलमान। दरअसल राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी विधायक ने जमीन जिहाद का मामला उठा दिया है। टोंक की मालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक कन्हैया लाल ने मुस्लिमों पर जमीन जिहाद करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में बोलते हुए कन्हैया लाल ने कहा है कि मालपुरा एक संवेदनशील शहर है। यहाँ 1950 से लगातार सांप्रदायिक घटनाएं देखी गई हैं, जिनमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय एक अभियान चला रहा है जहाँ वो हिंदू बाहुल्य इलाकों की जमीन को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों में कई गुना ज़्यादा पर खरीदते हैं। इन घरों में रहने
रहने लगते हैं और फिर हर दूसरे दिन अपने हिंदू पड़ोसियों से लड़ते और धमकाते हैं उन्हें। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। हिंदू इलाकों में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों का बसना भी ये ठीक नहीं होगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पीएम मोदी ने 2 फरवरी से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन समारोह है। प्रधानमंत्री मोदी को चिन्ना जीयर स्वामी ने किया आमंत्रित। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री रामानुजाचार्य स्वामी की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री रामानुजा द्वारा उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। रामानुजा संप्रदाय के मौजूदा आध्यात्मिक प्रमुख त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी ने शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया। इस दौरान चिन्ना जीयर स्वामी के साथ माई होप ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर राव भी मौजूद रहे हैं। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता मिला है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों भारत में भोले भाले युवाओं को इंटरनेट के जरिए बरकरार रहा आतंकी संगठन एनआईए का खुलासा। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी हमले, साजिश और फंडिंग के 37 मामलों में उसने अभी तक 168 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित होकर इसे अंजाम दिया गया है। एजेंसी ने कहा कि आतंकी संगठन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भोले भाले युवाओं को बरगला रहे हैं। एनआईए ने कहा है कि 31 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। सबसे नया मामला जून में दर्ज किया गया और सुनवाई के बाद 27 आरोपित दोषी ठहराए जा चुके हैं। जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा है कि एनआईए द्वारा जांच में उजागर हुआ है कि आईएस भारत में लगातार ऑनलाइन दुष्प्रचार के माध्यम से अपनी विचारधारा के प्रचार में जुटा हुआ है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके निशाने पर भोले युवक होते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें रिकॉर्ड टीकाकरण के बाद एक दल को आ गया है बुखार। इसका लॉजिक समझिए। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुआ और लगभग 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है, जो कि अपने आप में पूरी दुनिया भर में रिकॉर्ड बन गया है। अब इस रिकॉर्ड के बाद पूरे विपक्षी पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने उन तमाम विपक्षियों पर तंज कसा है, उन पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि अब 2.5 करोड़ लोगों को तो टीकाकरण हुआ है लेकिन बुखार विपक्षियों को आ गया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों भाजपा के वरिष्ठ नेता, जी हाँ, दरअसल पंजाब कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, जी हाँ, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भाजपा के संपर्क में कृषि कानून रद्द करवा पंजाब में भाजपा का चेहरा बन सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। पंजाब की सीएम की कुर्सी से हटाए जाने की सूरत में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे दी है। सियासी जानकारों की माने तो कैप्टन के किरदार और उनके राजनीति करने के स्टाइल को देखते हुए इस बात की संभावना बेहद कम है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनके कांग्रेस छोड़ने की सूरत में सबसे बड़ा रास्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाता है। कैप्टन एक बार पहले भी कह चुके हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में नज़रअंदाज किए जाने के कारण वो भाजपा में जाने के बारे में सोच रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निकटता किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में यह भी चर्चा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कैप्टन से संपर्क भी साधा है। कैप्टन और बीजेपी एक दूसरे पर दांव खेलने के सबसे मुफीद समय भी है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। अकाली दल ने मंत्री पद छोड़ने गठबंधन तक तोड़ा है, लेकिन केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया है। इससे उलट कैप्टन शुरू से किसानों के पक्ष में रहे हैं। तो ये दोस्तों माना जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कैप्टन अमरिंदर बताए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी पंजाब में फूट मचने की भी संभावना है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों दिल्ली हज हाउस विवाद, 360 गांव की खाप पंचायतों ने कहा हिंदू बाहुल क्षेत्र में हज हाउस स्वीकार नहीं है। वक्फ बोर्ड बोला हज हाउस के साथ सरकार कांवड़ हाउस भी गिराए। दरअसल दिल्ली में द्वारका के भरतला गांव में हज हाउस के लिए अलॉट की गई जमीन के विरोध में 360 गांव की खाप पंचायतें उतर आई हैं। खाप पंचायतों ने साफ कर दिया है कि हिंदू आबादी के बीच हज हाउस स्वीकार नहीं होगा। खाप पंचायत की मांग को जायज़ ठहराते हुए
दिल्ली भाजपा भी उनके समर्थन में आ गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने खाप पंचायत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को ज्ञापन भी सौंप दिया है। उधर वक्फ बोर्ड ने इसे सियासी एजेंडा करार दे दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य हिमाल अख्तर का कहना है कि भले ही खाप पंचायत को हज हाउस स्वीकार न हो, लेकिन हमारे लिए हज में जाने वाला हाजी और कांवड़ उठाने वाला बम भोले के एक समान है। हम चलते हैं, अगली खबर ले लेते हैं। दरअसल चीन की दादागिरी पर बड़ा खुलासा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में रैंकिंग बढ़ाने के लिए की गई हेरफेर, IMF प्रमुख पर भी गंभीर आरोप लग गए हैं। तो दोस्तों, चीन की दादागिरी जो अभी भी चल रही है, और इसी को देखते हुए हम आपको कल ही बताए थे कि कैसे IMF उसने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बड़ी छेड़खानी की थी, और इस बीच IMF पर एक तरीके से गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया के गरीब और मध्यम आय वाले देशों के बीच चीन का प्रभाव किस कदर बढ़ रहा है, यह हर कोई जानता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर भी पड़ रहा है। ये खुलासा एक स्वतंत्र जांच में हुआ है, जिसमें IMF के चीफ भी चीन के सुर में सुर मिलाते नजर आए। वर्ल्ड बैंक को तो उसने अपनी तरफ मोड़ लिया है, दूसरी तरफ IMF को भी अपनी तरफ मोड़ लिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, जो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उन संस्थाओं पर जो अपने आप को निष्पक्ष कहती हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। इस वीडियो